मित्रों नमस्कार। मेरा एक वीडियो आया था जमानत और बेल पे, जिसमें मैंने डिटेल से जमानत के प्रकार और जमानत के संबंध में डिटेल जानकारी आपके सामने रखी थी। लेकिन साथ ही एक बात मैंने और ये कही थी कि अभी एंटीसिपेटरी बेल, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो दूंगा। तो मित्रों, जैसा कि मेरे प्रोग्राम का नाम है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, और इसका हमारा मिशन है जन सामान्य के को लीगल और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन करके जो नई नई उसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, उन वाली सारी जानकारियों को जन सामान्य तक पहुंचाना। तो इसी मिशन के तहत आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। ये एक ऐसा शब्द है जिसको भी देखिए आम चर्चा में मिल जाता है कि सब एंटीसिपेटरी बेल ले ली या ले रहे हैं, अग्रिम जमानत ले रहे हैं, मिल गई नहीं मिली फलाना। न्यूज़ में भी हर समय इस तरह की शब्द चलता रहता है। लेकिन इसकी बारीकियां हैं क्या, इसकी बारीकियों में हम जब जानेंगे और तब इसके बारे में चर्चा करने में और आनंद आएगा। ये कोई, मैं बार बार कहता हूँ, ये इसलिए नहीं कि कभी किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ समाज में रहते हैं तो लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो क्या क्या उसकी कैसे उसको डील किया जाता है कोर्ट के द्वारा और उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, 2020 में दिया, 2021 में दिया। इन सारे जजमेंट्स को मैं अभी आपके सामने इसी वीडियो में नटशेल में रखूँगा। समय की थोड़ी शॉर्टेज होती है, इसलिए हर चीज़ को थोड़े थोड़े से उसमें रखता हूँ, जिससे कि उसको हम लोग आराम से समझ लें और हमारा सब्जेक्ट भी पूरा हो जाए। आज का टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल, मतलब अग्रिम जमानत। मित्रों, आज़ादी के बाद से बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी, विकास हुआ, लेकिन जब किसी चीज़ का यूज़ होता है, यूजेस बढ़ते हैं, तो उसका मिसयूज़ भी होता है। और मिसयूज़ इन सेंस क्या हुआ? मिसयूज़ ये हुआ कि लोगों को, सीधे साधे लोगों को, किसी भी नॉन वेलेबल ऑफेंस में नाम दर्ज कर दो तो उसको अरेस्ट करा लिया, इससे उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो जाए। बिना बात के झूठे आरोप में उसको नाम दर्ज करके, या पुलिस भ्रष्टाचार के रूप में कभी कभी किसी का नाम जोड़ दो। ये सारी समस्याएं, इस तरह के केस बहुत तेज़ी से आने लगे। और जब ये समस्याएं आई तो लॉ कमीशन ने 1969 में अपनी एक रिपोर्ट रखी, 41 नंबर की। 41 नंबर की जो रिपोर्ट आई, उसमें ये वाली बात देखी कि समाज में ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसका निदान कैसे किया जाए। तो इसका निदान करने के लिए ये कहा कि भाई जो जो झूठे मामले बनाए जा रहे हैं, इनको रोकने का एक ही तरीका है कि इसको नॉन वेलेबल मामलों में अगर किसी का झूठा नाम आ गया है और उसको संभावना है कि भाई ये तो ज़बरदस्ती बदले की भावना से या किसी गलत उद्देश्य से किया जा रहा है, तो वो अदालत से अरेस्ट होने से पहले ही अपनी बेल करवा ले, और इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। लेकिन ये शब्द एंटीसिपेटरी बेल हमारे आपकी बोलचाल का शब्द है, अग्रिम जमानत ये बोलचाल का शब्द है। तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये प्रस्ताव रखा कि इस तरह का भी कोई प्रावधान लॉ में होना चाहिए कि ऐसा कोई प्रोविज़न आ जाए जिससे कि किसी को गलत तरीके से अगर किसी का नाम जोड़ा जा रहा है, किसी लेवल पर कोई कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र हो रहा है, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि मित्रों अगर एक बार कोई प्रतिष्ठित आदमी अरेस्ट हो गया तो उसकी जो प्रतिष्ठा प्रभावित होती है वो वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए उसको उन्होंने अपने रिपोर्ट में इसको प्रस्तावित किया, और इसी आधार पर 1973 में जो CRPC आई, तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया। इसमें सेक्शन एक जोड़ा गया, सेक्शन 438, और इसमें ये व्यवस्था की गई, उसमें जो शब्द लिखा, ये एंटीसिपेटरी वर्ड नहीं लिखा, उसमें जो शब्द लिखा वो लिखा डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, ये लिखा। तो अब इसके माध्यम से कोर्ट के सामने एक नई बात आई कि हम किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि निर्दोष हैं, जिनको झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। तो इसमें मैं सेक्शन 438 जो CRPC का है, इसमें जब व्यवस्था की गई तो इसमें इन्होंने 3 पार्ट बनाए। पहले पार्ट, इसको पार्ट के हिसाब से दिया। पहला पार्ट क्या? पहले पार्ट में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति गैर जमानती अपराध के लिए अरेस्ट होने के उचित विश्वास पर सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के सामने आवेदन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको उचित विश्वास है
कि उसका नाम गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है किसी ऑफेंस में जो कि नॉन अवेलेबल है, तो वो सीधे सेशन कोर्ट में या सीधे हाई कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए निवेदन कर सकता है। और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसका जो एविडेंसेस हैं वो सही हैं, तो कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है। लेकिन इसमें मैं एक ये बात ये भी बता दूं कि अगर किसी को ऐसी ज़रूरत है तो उसको प्रॉपर चैनल से ही जाना चाहिए। प्रॉपर चैनल मतलब सबसे पहले सेशन कोर्ट में, और अगर सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट में, क्योंकि जनरली लोग सीधे हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर कर देते हैं कि आप पहले सेशन कोर्ट में क्यों नहीं गए, सेशन कोर्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिलेगी। तो ये तो दूसरी बात, यदि आवेदन स्वीकार हो जाता है तो गिरफ्तारी पर व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये मैं पढ़ रहा हूँ सेक्शन 438 का फर्स्ट पार्ट 1 सब सेक्शन 1। तो उसमें कहा कि यदि आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, तो गिरफ्तार किए जाने पर तत्काल जमानत का प्राविधान है कि तुरंत तत्काल इनको जमानत दे दी जाए। इस प्राविधान में सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वो जो ऑफेंस है वो नॉन अवेलेबल होना चाहिए। गैर जमानती ऑफेंस में ही एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न किया गया है। ये प्रावधान ये भी स्पष्ट कर देता है कि एंटीसिपेटरी बेल किसी का राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ये केवल कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, उनका विवेक है कि वो मामले के तथ्यों से समझते हैं कि अगर उसकी वास्तविक न्याय यही कहता है कि उसको गिरफ्तारी से प्रोटेक्ट किया जाए तो वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देते हैं। अब आता है सेक्शन 438 का सेकंड पार्ट सबसेक्शन 2। इसमें शर्तें ये बताई गई कि अगर किसी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाएगी तो उसको 3 महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं जो कि करनी पड़ेंगी। क्या, जब भी वो आवश्यक हो तो वो पूछताछ के लिए उसको बुलाया जाए तो उसको हाजिर होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो पुलिस है, जो वो उसको बुलाते हैं, उनको लगता है कि इनकी ज़रूरत है पूछताछ के लिए, कॉल आती है तो उनको उस समय पे हाजिर होना चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए। और ये अपेक्षा की गई है 438 के सेकंड पार्ट में। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि विचाराधीन व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को धमकी देने, प्रलोभन देने, लालच देने या प्रभावित करने से रोकना होगा। तो ये भी सेकंड पार्ट हो गया। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बात ये कही कि बिना कोर्ट की आज्ञा के देश से बाहर नहीं जाएगा, जिसको कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई है। तो ये हो गया सेक्शन 438 का सेकंड पार्ट। अब इसका तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि आवेदन स्वीकार किए जाने पर व्यक्ति को तुरंत जमानत दे दी जाए। अगर इसने किसी को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है और फिर वो उसको अरेस्ट किया जाता है तो तत्काल उसको जमानत दे दी जाए, बेशक वो ऑफेंस नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो। और यदि मजिस्ट्रेट ऐसा कॉग्निजेंस ले लेता है और नॉन अवेलेबल ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले भी लेता है तो जारी किए गए वारंट को जमानती वारंट माना जाएगा, तो उसमें भी जमानत हो जाएगी। अब यहाँ पर आके ये सेक्शन 438 हमने क्लियर करी। लेकिन अब क्वेश्चन जो उठते, मैं इसको क्वेश्चन के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या निकाला कि क्या सभी मामलों में एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? जी हाँ, 2018 से पहले ऐसा था कि सभी मामलों में कोर्ट ये देखेगा कि मामले के फैक्ट्स क्या हैं और उन फैक्ट्स के आधार पर एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है या नहीं। लेकिन 2018 में एक ये जो सेक्शन है सेक्शन 438 में प्रोविज़न किया गया और इसमें 4 नंबर का, जो 3 तो मैंने पहले बताए थे, उसमें सब सेक्शन 4 जोड़ी गई और सब सेक्शन 4 में 3 बातें क्लियर कर दी गई। पहली बात क्या थी कि अगर ऑफेंस रेप का है तो ये भी देखा जाएगा कि जिस महिला के साथ में ये घटना घटित हुई है उसकी उम्र 12 साल या 16 साल से कम है, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर घटना गैंग रेप की है तो भी अगर वो प्रभावित महिला जो है उसके साथ उसकी उम्र 12 साल 16 साल से कम है तो उसको भी एंटीसिपेटरी बेल के दायरे से बाहर कर दिया गया।
और तीसरा ये कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो उनका अधिनियम है कि धारा 3 में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे संबंधित अपराध में भी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। तो ये 2018 में सब सेक्शन 4 को इसमें जोड़ा गया। तो अब ये भी बात क्लियर हो गई कि सभी के लिए नहीं है, इन 3 को छोड़कर बाकी सभी के लिए एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति किसी डर या भय की आशंका से अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है? डर कि साहब मुझे तो डर है कि मेरा ये ऐसा हो जाएगा, ये मेरा नाम लिख देंगे, मुझे आशंका है कि ये बदले की भावना से कभी भी कोई मुकदमा कर सकते हैं और नाम लिख सकते हैं, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल दीजिए। तो इसका जवाब है नहीं। डर और ऐसा भय या आशंका के आधार पर एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ये ऐसे ही मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और वो मामला था गुरुबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में। तो इसमें ऑनरेबल ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इसमें ये क्लियर कर दिया कि अगर डर या भय के आधार पर अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही इस मिलनी चाहिए। तो जनरली लोग ये करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है तो इसलिए डालें, और मैं भी ये बताता हूँ कि जब तक ये क्लियर पोजीशन ना आ जाए कोर्ट के सामने कि हाँ वाकई इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, जबकि ये इनका इन्वॉल्वेशन दूर तक नहीं है, कोर्ट संतुष्ट हो जाए केस के फैक्ट्स से, तो तभी इस पर आवेदन होना चाहिए और तभी इसको कोर्ट ग्रांट करता है एंटिसिपेटरी बेल। इसमें यह राइज होता है कि क्या अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल के लिए एफआईआर होना आवश्यक है? लोग ये भी पूछते हैं कि एफआईआर होना आवश्यक है। तो एफआईआर होना आवश्यक नहीं है। देखिए एज पर लॉ, एज पर जो जजमेंट्स हैं उसका जवाब तो यह है कि नहीं है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि जब तक कोई एफआईआर नहीं है तो तब तक तो वो प्रिजम्पशन है कि साहब इनसे मेरी दुश्मनी है, ये कभी भी केस कर देंगे, मेरा नाम लिख देंगे, इसलिए तो इस पर कोर्ट को बहुत मुश्किल से ही इस पर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट होती है। बेहतर ये है कि एफआईआर में जब नाम आ जाए तभी उस पर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जाए, कोर्ट उसको प्राथमिकता देता है। अब ये वाली बात आती है कि इसके आधार पर ये बहुत सारे मामले कोर्ट में आने लगे। अब मामलों में जो आए तो 2 तरह के डिस्प्यूट हुए। पहला एक क्वेश्चन क्या रेज हुआ? पहला तो ये हुआ कि जो एंटिसिपेटरी बेल है इसकी लाइफ कितनी है, ये कब तक के लिए है, क्या इसके रहते हुए ट्रायल जब तक चलेगा उसके बीच में दोबारा से रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आए। तो कुछ कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इसको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और एंटिसिपेटरी बेल अगर एक बार ग्रांट हो गई तो वो ट्रायल के डिस्पोजल तक रहेगी। लेकिन कुछ अदालतों ने, कुछ हाई कोर्ट्स ने ये कह दिया कि नहीं, ये तो फॉर द टाइम बीइंग है, और अगर वो सम्मन हो जाता है, कहीं किसी केस में ये कह दिया गया कि अगर वो चार्जशीट हो जाती है तो फिर आपको सरेंडर करके दोबारा से रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों के परस्पर विरोधी जजमेंट्स आ गए। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट भी था, उसमें ये कि साहब जो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जाए उसमें शर्तें लगाई जा सकती हैं कि आप ग्रांट तो कर रहे हैं लेकिन आप ऐसा करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो इस पर हाई कोर्ट का व्यू ये रहा, कुछ बहुत सारे मामले हैं कि साहब इसमें शर्तें नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये आर्टिकल 21 के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो जाता है। लेकिन कुछ का ये रहा कि नहीं, शर्तें तो लगानी पड़ेंगी, शर्तें तो लगानी ही चाहिए। तो इस तरह के कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स हो गए और उन सबको निदान करने के लिए एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मैटर आया। वो मैटर था सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, और ये था SLP नंबर 2781 और 2782 ऑफ 2017। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो कि 5 जजों की बेंच होती है, ने ऑर्डर किया 29 जनवरी 2020 को। इस महत्वपूर्ण जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा जजमेंट दिया और पूरे गाइडलाइन दे दी कि एंटिसिपेटरी बेल के जब भी मामले लोअर कोर्ट्स के सामने आए या हाई कोर्ट के सामने आए तो उनको कुछ पॉइंट बता दिए। वो पॉइंट कितने हैं? 12 पॉइंट हैं कि इन 12 पॉइंट्स को कंसिडर करके ही एंटिसिपेटरी बेल के मामले को डील किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हो गया। तो इसमें 12 पॉइंट क्या आए, मैं इनको छोटी छोटी सी एक एक लाइन में आपके सामने रख रहा हूँ। क्या है? देखिए, पहला पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन डिटेल में साक्ष्यों के साथ होनी चाहिए।
जब भी कोई एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल के लिए आए तो वो पूरा एविडेंसेस के साथ में आए कि क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि अरेस्ट किया जाएगा, क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि उनका नाम इसमें आ जाएगा, और क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नॉन वेलेबल ऑफेंस में ये बदले की भावना जो कही जा रही है या झूठा कहा जा रहा है, तो ये क्यों कहा जा रहा है, और एविडेंस बोलने चाहिए, एविडेंसेस के साथ में एप्लीकेशन होनी चाहिए। दूसरा ये कहा कि नोटिस जो है जब भी ये एप्लीकेशन दे तो प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोसिक्यूटर को, सरकारी वकील को नोटिस दिया जाए, और जब ये नोटिस के बिना इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। तीसरा ये कहा कि बेल ऑर्डर में कंडीशन रखना अनिवार्य नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इसके साथ में कोई भी कंडीशन नहीं रखना जरूरी नहीं है। अगर कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो जो इसको डील कर रहा है एंटीसिपेटरी बेल के मामले को, वो समझता है कि कुछ कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है तो वो कंडीशन लगा सकता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि इन शर्तों को लगा के ही वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगा। 4 नंबर पे ये कहा गया कि टोटल कोर्ट का विवेक है, डिस्क्रिशन है, इसमें किसी का राइट नहीं है कि उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए, ये उसको इसका राइट नहीं है। कोर्ट के केस के फैक्ट्स और स्थिति को देखकर कोर्ट का डिस्कशन है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करे या ना करे, कंडीशन लगाए या ना लगाए। नेक्स्ट ये है नंबर 5 पे कि एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल भी की जा सकती है। तो ये कोर्ट के पास राइट है कि अगर उनको लगता है कि इस मामले में जिनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई है वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वही कोर्ट जिसने ग्रांट की है उसको कैंसिल भी कर सकता है। 6 नंबर पे उन्होंने ये बताया डायरेक्शन कि एंटीसिपेटरी बेल सभी और अपराधों के लिए एक प्रोटेक्शन नहीं है, कि कोई ये समझे, ये नहीं माना जाएगा कि इसमें अगर एक क्राइम में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई है तो उस तरह के सारे उसमें उनको मिल जाएगी, ऐसा कोई प्रोटेक्शन, कॉमन प्रोटेक्शन नहीं होगा। 7वें नंबर, जांच एजेंसी को जांच करने से रोक नहीं सकते। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो पुलिस है, अगर वो उसको ज़रूरत है कि इनसे पूछताछ की जाए तो इनको पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा और उनको जांच करने से रोक नहीं सकते हैं। 8वें नंबर पे जो डायरेक्शन है वो ये है कि अगर अभियुक्त को कोई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देना चाहें तो उसे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के अंतर्गत डीम्ड कस्टडी में समझा जाएगा, मतलब ये माना जाएगा कि वो डीम्ड कस्टडी में है अगर वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देना चाहता है। 9 नंबर में ये कहा गया कि पुलिस एंटीसिपेटरी बेल को खारिज करने के लिए दरखास्त दे सकती है। तो अगर पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है कि ये मिसयूज़ किया जा रहा है और सही मामले में इसको अरेस्ट करके ही हमको पूछताछ करनी चाहिए, तो एंटीसिपेटरी बेल को खारिज करने के लिए एजेंसी उसी कोर्ट में जिसने उसको ग्रांट की है एक एप्लीकेशन भी दे सकती है। 10 नंबर पे ये डायरेक्शन दिया गया है कि जिस कोर्ट ने बेल दी है उसी के कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाएगी खारिज करने की, और वही कोर्ट खारिज कर सकता है, दूसरा नहीं। 11 नंबर पे ये बात कही गई कि अगर प्रोसिक्यूशन को अगर ये लगता है कि पुलिस को, एजेंसी को, कि ये एंटीसिपेटरी बेल धोखे से ग्रांट कर ली गई है, गलत बता के ग्रांट हो गया है, तो वो उसको सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है। मतलब सेशन कोर्ट ने दिया है तो हाई कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज भी कर सकता है। और इस नंबर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इससे पहले के जो ऑर्डर थे, जो कुछ कह रहे थे कि साहब शर्तें लगा के देनी चाहिए, कुछ कह रहे थे कि शर्तें नहीं लगा के देनी चाहिए, या कुछ कह रहे थे कि ये लाइफ टाइम होती है, कुछ कह रहे थे कि लाइफ टाइम नहीं होती, उन सबको ख़त्म कर दिया, ओवर रूल कर दिया, और ये फ्रेश 12 पॉइंट इसमें जारी कर दिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट इसलिए हो गया कि एंटीसिपेटरी के मामले में एक तरह की क्लियर कट गाइडलाइन हो गई। अब इसमें आता है, इसके बाद, इस जजमेंट के आने के बाद फिर एक बार समस्या आई और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा मैटर। वो मैटर कौन सा है तो मैं ये बताता हूँ। ये मैटर है डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल अपील नंबर 272 और 273 ऑफ 2021। इसके फैक्ट्स थोड़े से क्या हैं, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया 5 मार्च 2021 को। अब इसके थोड़े से फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स ये कि ये जो राजेश प्रताप गिरी थे, इनको अक्टूबर 2019 में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई। अब ग्रांट होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई,
और जब चार्जशीट फाइल हुई तो प्रोसिक्यूशन ने एक एप्लीकेशन लगाई कि क्योंकि साहब इनके खिलाफ चार्जशीट हो गई है तो इनको सरेंडर करना चाहिए और सरेंडर करके रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इस ऑर्डर को ये ट्रायल कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर कर दिया कि अब आप सरेंडर हो और दोबारा से रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर को उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने चैलेंज किया, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही ऑर्डर पास किया कि अब क्योंकि चार्जशीट हो गई है इसलिए इनको दोबारा से सरेंडर करके रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर्स को बेस बना करके ये क्लियर कट डायरेक्शन दी। क्या डायरेक्शन दी मैं पढ़ता हूँ, देखिए डायरेक्शन दिए हैं। We are of the opinion that High Court wrongly held that the anticipatory bail granted to the appellant by the trial court by order dated 21/10/2019 had come to an end with the filing of the charge sheet. We therefore set aside the impugned orders passed by the High Court and restore the anticipatory bail granted to the appellant by the trial court. क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि चार्जशीट दाखिल हो जाने की वजह से एंटिसिपेटरी बेल ख़त्म हो गई है, उसकी अवधि समाप्त हो गई है, ये गलत है और हम उसको ख़त्म करके जब ट्रायल कोर्ट ने जो एंटिसिपेटरी बेल की है उसको ही आगे मानते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर आ गया। अब मित्रों बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि जिनकी जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में एक्शन गलत हो जाते हैं और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो एंटिसिपेटरी बेल के संबंध में ये टेक्निकल जानकारियाँ थीं जिनको कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि समाज में सभी की जानकारी के लिए इस तरह की जानकारी आपको ज़रूर लाभान्वित करेगी। नमस्कार।